स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग जीआईसी लेक्चरर हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो रिवीजन सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट अपने सिलेबस के अनुसार हर रोज 2-3 टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 30 दिन में हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। आज का सवाल यूं कहें, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, पहला ये है। देखो हमारे सिलेबस में है ये कि कौन कौन है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, ये सबको आपको पढ़ के जाना है। तो आज हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें हैं लेकिन हम लोग बात करेंगे, ये एक दो चीजों के लिए काफी जाने जाते हैं और वही सवाल भी आते हैं हम लोगों में। गोपाल कृष्ण गोखले 1866। देखो जो भी जरूरी चीजें रहेंगी वो हम लिख देंगे, बाकी हम बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये डेट वाइज कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, क्या पढ़े थे, ये सब नहीं आता अब। तो जरूरी चीजें हैं कि आप कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा जो जरूरी संस्थाएं हैं उसको याद रखिए अगर किसी लेजेंडरी पर्सन को पढ़ रहे हैं तो। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी जो नेता थे, जिसे मॉडरेट होता है ना, उदारवादी, याचना याचना कर सकते हैं या लिखित रूप से दे देंगे कि हमको ये चाहिए। मतलब ये है कि उन प्रमुख नेताओं में से थे जो उदारवादी थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे 1866 में 1915 तक, ठीक है? तो इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक गांव में जन्म हुआ था और एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी। और दोस्तों एक सबसे जरूरी ये था कि इनको भारत का हीरा कहा जाता है, डायमंड ऑफ इंडिया। डायमंड ऑफ इंडिया अगर पूछे तो किसको बोला जाता है? ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का रत्न, ये भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है? थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें कि 1866 में जन्मे, 1884 में प्रिंसटन कॉलेज से स्नातक परीक्षा पूरी की और इनके जो गुरु थे उनसे संपर्क में आए 1887 में। 1887 में गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु मिलते हैं। इनके गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी एंड जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। दोनों ने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनते हैं 1889 में और कांग्रेस के पूना अधिवेशन के सचिव बनते हैं 1895 में। ये सुनने के लिए है, जो भी जरूरत होगी हम लिखेंगे, याद रखिए। और 1899 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने। और 12 जून 1905 की बात आती है दोस्तों, ये सबसे जरूरी चीज है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवा संघ जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना करते हैं 1905 में। स्पेसिफिक डेट 12 जून होगी, ठीक है? इसका उद्देश्य था कि नौजवानों को देश सेवा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, ये काम था इसका, ठीक है? शिक्षा में, सोशल सर्विस में, रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर में काम करते थे ये संस्था। और 1905 में इस सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1905 में ही आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। और ये अध्यक्ष कहाँ के बने थे? मात्र 39 वर्ष की आयु में ये बनारस के अध्यक्ष बनते हैं। बनारस अधिवेशन होता है 1905 में और उसके अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है? और 1908 की बात आती है दोस्तों, ये अपने गुरुजी रानाडे के नाम पे रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी स्थापना करते हैं।
1909 की बात आती है कि पार्लियामेंट्री सुधार में जो निर्माण हुआ, ब्रिटिश सरकार को भी सहयोग करते हैं। 1912 में महात्मा गांधी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका भी गए और 1915 में बॉम्बे में इनका निधन हो जाता है। अब आते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब भी पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी एक बात और कि महात्मा गांधी और जिन्ना के दोनों के राजनीतिक गुरु थे, ये हमने लिख लिया। और गांधी जी ने उनके सम्मान में एक बुक लिखी थी। तो क्या लिखी थी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, ये बुक किसने लिखी थी? गांधी जी ने। ये कई बार आया है सवाल। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक की के लेखन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। वे संवैधानिक तरीकों, जो अभी बात कर रहे थे शुरू में हम लोग, उदारवादी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और याचिकाओं में विश्वास रखते थे। वे बहिष्कार, बाइकॉट वगैरह इसके खिलाफ रहते थे। बहुत साधारण सिंपल आदमी थे। साधारण पत्र सॉरी समाचार पत्र भी उन्होंने एक निकाला जिसका नाम था हितवाद। हितवाद हितवाद नाम ही रख दिया था इसको। और इंग्लिश में था ये, अंग्रेजी में समाचार पत्र था ये, साप्ताहिक था लेकिन, यानी सप्ताह में एक बार निकलता था। और वे जो राणा डे जी थे, उन्होंने सार्वजनिक सभा पत्रिका शुरुआत की थी और उससे भी ये जुड़े हुए थे। तो राणा डे की कौन सी पत्रिका थी? सार्वजनिक सभा पत्रिका थी। और इनको हमने देखा है, पहले देख लिए थे कि डायमंड ऑफ इंडिया एंड भारत का महाराष्ट्र का रत्न कहा जाता है। इनसे कुछ सवाल दोस्तों अगर पूछें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अगर दिया जाए कि गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल में उदारवादी नेता कौन थे? तो जो तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल बोला जाता है, जो कि उग्रवादी नेता थे, और गोखले जो थे उदारवादी नेता थे। इस तरीके से हम लोग इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात हो रही है। इसमें हम लोग गुप्ता पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और लेकिन वास्तविक शक्तिशाली या स्थापना, जो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? शुरुआत हुई चंद्रगुप्त प्रथम से। और 275 के आसपास 300 ईस्वी में श्रीगुप्त का शासन रहता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं, इनके पुत्र होते हैं। और घटोत्कच के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम से कुछ रिलेटेड बातें कि लगभग 319 में इनका शासन शुरू होता है। और दोस्तों ये कई बार 335 भी जाता है और कई बार 350 भी मानते हैं। तो एकदम एग्जैक्ट डेट को लेके परेशान मत होइए, सिर्फ अनुमान रखिए कि हाँ लगभग 319-20 के आसपास में रहे। इसके इनके बाद समुद्रगुप्त आए, फिर रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस तरीके से याद रखना है। अगर डेट याद रखेंगे तो डेट कहीं पूछा नहीं जाता है। क्रोनोलॉजी याद रखिए, यानी किसके बाद कौन आया, ये ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत लगभग आसपास कहाँ हुई, यानी 275-80 के आसपास, ऐसे ही बता सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डेट परेशान नहीं होना, जो बहुत ज्यादा डेट इंपॉर्टेंट रहेगी उसको हम मेंशन कर देंगे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गए। ये 319 में ही जब राज्याभिषेक होता है तो गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इनके बाद कौन बनता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र था और इन्हें ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
ठीक है। और इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रहते हैं, जो दरबार में, जिनके दरबार में कौन, नवरत्न रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, जिनके दरबार में नवरत्न रहते हैं। नवरत्न में कौन कौन थे? एक तो दोस्तों थे कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वरुचि। ये 9 लोग थे। ठीक है। इनके अलावा अगर चंद्रगुप्त की बात करें तो ये महाराजा धीराज की उपाधि लेते हैं। वे गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज की बजाय महाराजा धीराज की भव्य उपाधि ली थी। ये संप्रभुता को दर्शाता है, सोवरेनिटी को दर्शाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र, जो कि शक्ति का मुख्य केंद्र भी था। वैवाहिक संबंध की बात करें दोस्तों तो बड़े दिमाग से इन्होंने किया था। जो लिच्छवी राजकुमारी थी, इनका नाम था कुमार देवी। ये भी कभी कभी मिलाने के लिए आता है, जैसे कुमार देवी, दत्त देवी, कुबेर नाग और अनंत देवी दे देगा, तो इसमें आपको मिलाना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की शादी कुमार देवी से हुई थी। अगर कुबेर नाग की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी हुई थी। दत्त देवी की बात करें तो ये समुद्रगुप्त से शादी हुई थी। और अनंत देवी किसकी रानी थी? ये थी कुमारगुप्त प्रथम की। ठीक है। ये आजकल ऐसे सवाल ज्यादा आ रहे हैं। विवाह से उन्हें मगध क्षेत्र में राजनीतिक मजबूती मिली थी और उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे दोस्तों, जो कि सोने के सिक्के थे, और लिच्छवी प्रकार के भी सिक्के थे जो कि सोने के थे। और चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति एक तरफ बनी थी और दूसरी तरफ लिखा था लिच्छवाय। और इनके साम्राज्य की बात करें चंद्रगुप्त के तो साकेत यानी अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मगध, ये बड़े क्षेत्र इनके अंतर्गत थे। गुप्तकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था में अगर बात करेंगे तो विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, और यहाँ सामंतवाद की शुरुआत देखी जा सकती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं थी। और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार क्या था? सोने के सिक्के थे। और चांदी के सिक्कों का क्या बोला जाता था दोस्तों? रूपक बोला जाता था। ठीक है। और इस काल में कालिदास, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं, आर्यभट्ट भी थे, यही सूर्य सिद्धांत जो देते हैं, और वराहमिहिर भी महान विद्वान इनमें थे। तो अगर हम बहुत तेजी से समझें इस बात को, अच्छा 4 सवाल बताते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने 319-20 में की थी। और कुमार देवी इनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त प्रथम की। भारत का नेपोलियन किस समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो वी स्मिथ ने कहा। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। दोस्तों एक बात और, कि अगर हम इसमें एक तरीका और अपनाएं इसमें, कि सारे पॉइंट्स को हम बहुत जल्दी जल्दी बोलें और रिवाइज करें, तो क्या समझ आएगा? अब जैसा हो बताइएगा, हम सीधे शुरुआत से गुप्तकालीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चलते चलेंगे। तो देखो, एक तो 240 या 275 के आसपास से शुरुआत होती है। तो गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का चित्र विवरण मिलता है। और गुप्त साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। उसी समय 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उनका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो था समुद्रगुप्त 335 से 380 के आसपास, फिर भी डेट केवल नहीं अनुमान लगाना है, हरिसेन द्वारा रचित एक प्रयाग प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से पता चलती है, विजय अभियानों का पता चलता है। और समुद्रगुप्त ने सर्व राज्योच्छेता की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
विशाख दत्त ने एक देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा था दोस्तों। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था, लेकिन शकों से पराजित होने के बाद वह पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए तैयार हो गया कि ये हूणों को देने के लिए तैयार हो गया, शकों को देने के लिए तैयार हो गया। तो उसके छोटे भाई को गुस्सा आ गया, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को गुस्सा आया। उसने रामगुप्त की हत्या कर दी और ये शकों को भी पराजित कर दिया और ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। उसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकार की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 के आसपास अपनी पुत्री का विवाह बनता है। 380 में वो शासक बनता है और पुत्री उसकी थी प्रभावती, और प्रभावती का विवाह उसने कहाँ किया था? वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था, जो कि कुछ समय में मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद ये जो इनकी पुत्री थी प्रभावती, उस पे अपने पुत्र को पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन चलाती थी वाकाटक वंश की। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली के स्तंभ लेख का निर्माण करवाया और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, इसमें कालिदास, वराहमिहिर, धर्मंतरी प्रमुख थे। अभी हमने बात की थी। चीनी यात्री फाहियान इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 399 के आसपास। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम बनता है शासक, गद्दी पर बैठता है। और गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन था? पहला समुद्रगुप्त था, दूसरा था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। और स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में हूणों की पराजय का जिक्र किया, किंतु उसी के भीतरी अभिलेख में हूणों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम नहीं है। और जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के जो गवर्नर थे पर्णदत्त एवं उनके पुत्र चक्रपाली ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और गुप्तों की राजकीय भाषा जो थी संस्कृत थी। तो ये पॉइंट कैसा लगा दोस्तों? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, मुगलों की दक्कन जो पॉलिसी थी, दक्कन नीति थी, ये काफी आती है। ये थोड़ा बड़े सवाल में भी आ जाता है, लेकिन ये समझने के लिए भी जरूरी है कि उनकी पॉलिसी कैसी चली उस टाइम पे। ठीक है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मुगलों का जो मुख्य उद्देश्य था वो दक्कन, यानी ये भाग मुगल एम्पायर ये है, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर, तो ये सब आते हैं दक्कन में। ठीक है। इसकी बात हो रही कि इसको कैप्चर कैसे किए। तो शुरुआती अगर 1526 से जब मुगल शासन में आते हैं और 1707 तक जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक की बात हो रही है। मुगलों का जो मुख्य उद्देश्य था दक्कन के समृद्ध राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर पर नियंत्रण पाना और दक्षिण भारत तक व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करना था। ठीक है। यहां तक तो थे ही, लेकिन अब इधर आना था। अगर प्रारंभिक चरण की बात करें तो उसमें केवल बाबर आते हैं और हुमायूं को हम लोग लेंगे। ठीक है। इसमें सीमित विस्तार होता है क्योंकि साम्राज्य स्थापित हो ही रहा था और 1526 से 1530 तक बाबर रहता है। मुगलों का ध्यान मुख्य रूप से इस उत्तर भारत को ही सुदृढ़ करने में ही लगा हुआ था और दक्कन की नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं था। और फिर उसके बाद 1530 के बाद 1556, तो इसके बीच कौन रहता है? हुमायूं रहता है। और हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान के दौरान दक्कन की सीमा को टच किया था, लेकिन आंतरिक अस्थिरता चल रही थी तो इस वजह से वापस चला गया था, आगे नहीं बढ़ पाया था। अब विस्तार की बात जब आती है तो वो दक्कन नीति की नीति का वास्तविक विस्तार जो होता है वो अकबर के काल में शुरुआत हो जाती है। और अकबर जो है पहला मुगल सम्राट था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया था और दक्कन में आया था। इधर यहाँ पे विंध्याचल पर्वत उसको पार किया था और दक्कन में आया था। ठीक है। तो उसने 1591 में
अकबर ने 1591 में दक्कन के 4 राज्यों, एक तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश, ये 4 राज्य हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश को भेजा, क्या अधीनता स्वीकार कर लो, तो अपने दूत को भेजा, लेकिन कोई स्वीकार करने का कहाँ तैयार था। 1595 में अहमदनगर का घेरा डालता है, अहमदनगर का घेरा, ठीक है। और चांद बीबी, अहमदनगर में चांद बीबी ने बहुत अच्छे से वीरतापूर्वक रक्षा की, लेकिन अंततः समझौता हो जाता है। इसकी कहानी काफी है, कभी वीडियो में बात करेंगे फुर्सत में। 1596 की बात चल रही है दोस्तों, तो बरार जो था, बरार का जो क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया गया, मुगलों को सौंप दिया गया, और 1600 में अहमदनगर में मुगलों का पूर्ण अधिकार हो गया, अहमदनगर में पूर्ण अधिकार हो गया। और 1601 की बात है, जब असीरगढ़, असीरगढ़ जो कि अकबर की अंतिम विजय थी, असीरगढ़ यानी खानदेश को जीत लिया, और अकबर की अंतिम विजय थी ये। और अकबर ने दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में खानदेश को जीत लिया था, यानी असीरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आते हैं जहांगीर। अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर। और जहांगीर जब आते हैं तो उस टाइम पे अहमदनगर में कौन था? मलिक अंबर था। कई बार नाम सुने होंगे आप लोग, तो मलिक अंबर था। तो 1605 से 1627 तक कौन रहता है? जहांगीर रहता है। और जहांगीर के काल में अहमदनगर के वजीर के तौर पर मलिक अंबर ने गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत मुगलों को कड़ी चुनौती दी, और 1617 में शहजादा खुर्रम को भेजा। किसने? जहांगीर ने खुर्रम को भेजा, जाओ तुम कब्जा करके आओ। तो जिसके बाद शहजादा खुर्रम जाता है और अंबर के साथ संधि करता है। जब ये संधि कर लेता है तो जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। यही आगे चल के शाहजहां शासक बनता है, ठीक है। तो शाहजहां की नाम क्या था? शहजादा खुर्रम था, और ये शाहजहां उपाधि थी, किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अब आता है शाहजहां का काम, शाहजहां का शासनकाल आता है। तो इसमें क्योंकि शाहजहां काफी दक्कन में रह चुका था, इसने दक्कन को सुदृढ़ किया, और 1633 में अहमदनगर को पूर्ण विलय किया, अहमदनगर को पूर्णतः साम्राज्य में विलय कर लिया। और उस टाइम हुसैन शाह अंतिम शासक था अहमदनगर का। अब 1636 की बात आती है, शाहजहां ने बीजापुर को और गोलकुंडा को अब महत्वपूर्ण संधियां की इन दोनों के साथ, और मुगलों की अधीन स्वीकार करवा देता है, ठीक। अब 1636 की बात आती है, और 1636 से 44 के बीच में औरंगजेब को पहली बार दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जो कि औरंगजेब पहली बार जब दक्कन जाता है, और लास्ट में देखेंगे कि चरमोत्कर्ष की बात आती है, तो औरंगजेब जब शासक बनता है, क्योंकि शाहजहां के बाद कौन शासक बना था? औरंगजेब ही बना था। और औरंगजेब बहुत ही आक्रामक रहा था, और ये दक्कन में भी काफी रहा था। तो 1681 की बात होती है, तो औरंगजेब दक्षिण भारत गया और अपने जीवन के लगभग 25 साल इसी में बिता दिए थे, और इसीलिए जो दक्कन था, ये मुगलों का नासूर कहा जाने लगा था, ठीक। 1686 में बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया, और 1687 में दोस्तों गोलकुंडा का साम्राज्य में विलय हो गया। लेकिन उसी टाइम पे मराठा चुनौती आने लगी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को दक्कन नीति को विफल करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अकबर ने खान देश की विजय की 1601 में, फिर जहांगीर ने मलिक अंबर से गोरिल्ला युद्ध का सामना किया, फिर शाहजहां ने अहमदनगर पूर्ण विलय कर लिया 1633 में,
बीजापुर गोलकुंडा से संधि कर ली। जबकि औरंगजेब जब आता है तो बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 से जो संधि हुई थी उसको हटा के पूर्ण विलय कर लेता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि काफी लंबी नीति चलती है दोस्तों, कई चरणों में चलती है। लेकिन एक बात और होती है कि इसको दक्कन का नासूर बोला जाता है। दक्कन का नासूर, नासूर इसलिए बोलते हैं कि यही ले डूबा और इसमें इतने पैसे खर्च हुए। यदुनाथ सरकार तो यही कहते हैं कि ये दक्कन का नासूर था। तो ये कई बार सवाल आ जाता है दोस्तों कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद किया। तो ये कथन किसका है? तो सर यदुनाथ सरकार का है, ये याद रखिएगा, यदुनाथ सरकार का है। औरंगजेब के समय दक्कन में कौन सी युद्ध पद्धति थी? तो छापामार थी, वो तो वही शिवाजी वाली। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर दोस्तों इसके परिणाम की बात करें, जो नासूर की बात कर रहे थे, तो इसकी कड़ी आलोचना की जाती है क्योंकि आर्थिक खोखलापन हो गया। क्या हो गया? खोखलापन। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लगातार युद्धों के कारण मुगल खजाना खाली हो गया और जागीरदारी संकट पैदा हो गया था और प्रशासनिक पतन हो गया। भाई इतना दिन युद्ध चलेगा, सालों साल, 25 साल तक, तो सम्राट के दक्षिण में रहने से उत्तर भारत का प्रशासन ढीला हो गया और कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई। और उसी टाइम मराठों का उदय, तो औरंगजेब ने सोचा कि राज्यों को जीत कर शांति होगी, और लेकिन राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। तो फलतः क्या हो जाता है? साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में अहमदनगर में। तो बाद में मुगल साम्राज्य इतनी बुरी तरह टूट गया कि फिर वो कभी संभल नहीं पाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके थ्रू काफी भी सवाल आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते रहिए, तभी फायदा होगा, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें काट भी दी गई हैं। ओके, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद।